हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे PYQ। बेटा लास्ट ईयर मिड टर्म का पेपर कैसा आया था और कैसे हमारे द्वारा करवाए गए बच्चों ने आउट ऑफ में से आउट ऑफ नंबर लाए थे। अगर आप भी चाहते हो कि आपके भी 80 आउट ऑफ 80 आए या 75 प्लस आए, तो आपको कैसे लिखना है पेपर, इस वीडियो में आपको वही चीज बताई जाएगी कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी है। चलिए बेटा, समय की बर्बादी ना करते हुए कक्षा को करते हैं प्रारंभ। बेटा लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये, मिड टर्म का, सितंबर का। जो आपके लास्ट ईयर के जो बच्चे हैं उन्होंने दिया था, और उन्हीं में से एक बच्चे हमारे द्वारा पढ़ी हुई उसकी आंसर शीट है, उसकी फोटो कॉपी लगाई गई है। 80 में से 79 नंबर इस बच्चे के आए थे। बेटा कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे इस बच्चे के 79 आए और अगला नंबर आपका भी हो सकता है। अगर आप इस प्रकार से आप पेपर के अंदर लिख के आते हो तो मैडम भी आपको आउट ऑफ में से आउट ऑफ नंबर देने पे मजबूर हो जाएगी, दिल खुश करके आपको नंबर देंगी। बेटा पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। बेटा भारतीय संविधान, बेटा भारतीय संविधान कब लागू हुआ। बेटा आपको पता है जो भारतीय संविधान है, दिख रहा है नहीं दिख रहा बेटा, कोई नहीं, जूम कर देता हूं मैं। दिख रहा है बेटा, भारतीय संविधान कब लागू किया गया। बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ। तो बेटा भारतीय संविधान आपका कब बनना शुरू हुआ था, कब बन के तैयार हुआ और कब हस्ताक्षर हुए और कब लागू हुआ। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो पहला अधिवेशन है संविधान का 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और बेटा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और हमारे संविधान 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को क्या है बेटा, भारतीय संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। बेटा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। बेटा जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, बेटा आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते थे। बेटा देखो क्या लिखा है 1921, बेटा बहुत दूर हो गया तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा। 1952, बेटा जो संविधान उनके तैयार हो गया तो ये वाली बात तो आती नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। और 1947, यहाँ पे बेटा हमारी संविधान सभा का गठन हो चुका है और कार्य कर रही है, तो बेटा ये भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए बेटा हमारा क्वेश्चन क्या होगा, 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर आपको नहीं पता था तो आप अंदाजा भी लगा सकते थे एलिमिनेशन मेथड के द्वारा कि आपका आंसर क्या होगा। बेटा अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। बेटा जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो बेटा भारतीय संविधान में कितने सदस्य, 389। और जब बेटा स्वतंत्रता हमारे को प्राप्त होती है उसी के साथ बेटा संविधान सभा का विभाजन होता है, तो उसके बाद कितने सदस्य आते हैं, 299। जब बेटा संविधान बन के तैयार हो जाता है तो बेटा कुछ लोगों की क्या है, आकस्मिक मृत्यु आती है, बीच में क्या है बेटा, मृत्यु हो जाती है। तो बेटा कितने सदस्य थे जो जिनकी मृत्यु आती है, 15। तो बेटा कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए बेटा, 284 सदस्यों ने क्या है बेटा संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कितने लोगों ने किए थे, 284। तो इसका आंसर क्या होगा, 284। और ऐसे ही आप लिखो बेटा, आप क्या कर सकते हो बेटा, जो चेक है उसका काम आसान कर दो, ऑप्शन में लिख दो और साथ ही साथ आंसर लिख दो। ऑप्शन में लिख दो साथ के साथ आंसर लिख दो, ऑप्शन में लिख दो साथ के साथ आंसर लिख दो। और बेटा आपको अदर क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं, उससे रिलेटेबल पेपर में अब यार ये आया था कि भारतीय संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, तो अब ये आ जाए कि भारतीय संविधान कितने सदस्यों ने मिलकर बनाया था। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किससे लिया गया है। बेटा इस चैप्टर की वीडियो आपको अपलोड कर दी गई थी, और बेटा इस चैप्टर का एक एक पार्ट आपको डिटेल में समझाया गया था। और बेटा ये क्वेश्चन जो आया है बेटा, संविधान, भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है। तो बेटा अमेरिका से हमने क्या क्या लिया था बेटा, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमने कहा से लिया बेटा, अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया है। तो बेटा साथ के साथ आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया। अब बेटा यहाँ पे नाम दिया गया कनाडा, तो कनाडा से क्या क्या लिया गया, अवशिष्ट शक्तियां ली गई है, राज्यपाल का पद लिया गया है, केंद्र मजबूत लिया गया है,
और आर्यलैंड से क्या लिया है, आर्यलैंड से क्या लिया गया बेटा, आर्यलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। ठीक है बेटा। और आपको किस प्रकार पेपर करना है बेटा, आपको इस प्रकार से आपको पेपर सोल्व करना है ताकि आपके परीक्षा के अंदर क्या है, अच्छे नंबर आए। मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग कब उठाई? बेटा मोतीलाल ने 1928 में क्या है, मांग उठाई थी डोमिनियन स्टेट के साथ। इन्होंने बेटा 8 मौलिक अधिकारों की मांग की थी मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में। बेटा नेहरू रिपोर्ट इसलिए कहा गया क्योंकि इनका सरनेम था नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई थी बेटा, मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। ये प्रथम प्रधानमंत्री के पिताजी थे जिन्होंने क्या बेटा ये रिपोर्ट बनाई थी। क्या मांग की थी बेटा, 8 मौलिक अधिकार की, और भारत को क्या डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। अब दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ। दक्षिण अफ्रीका का संविधान संभवतः दुनिया का सबसे कम अधिकार देने वाला संविधान है। तो बेटा इसका आंसर क्या है बेटा, गैर। ए सही है लेकिन कारण गलत है। बेटा कम अधिकार नहीं दिए गए, बेटा इधर क्या है, ज्यादा अधिकार प्राप्त करवाए गए हैं उधर के नागरिकों को। तो बेटा ए तो सही था, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है बेटा। दिख रहा है बेटा, अगर नहीं दिख रहा तो जूम करूं? चलिए बेटा देख जूम कर देते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधा भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं बेटा जहां पर क्या है, जनता क्या है, जाके भागीदारी लेती है, खुद जाके हर एक निर्णय में भागीदारी लेती है। तो बेटा ये आज के समय में क्या संभव नहीं है। तो ये बेटा कहा था बेटा, ये प्राचीन यूनान के नए नए नगर के राज्यों में था। छुआछूत की प्रथा का, छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है। इसे किस अधिकार के अंतर्गत समाप्त किया गया था? बेटा मैंने आपको समानता का अधिकार पढ़ाया गया। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया, कानून के समक्ष समानता। सभी क्या है, कानूनी के समक्ष समान है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और सभी को कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा। और अनुच्छेद 15 में क्या है, भेदभाव की मनाही, किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ किसी आधार पर क्या है, भेदभाव नहीं किया। और अनुच्छेद 16 में क्या है, अवसरों की समानता, अगर किसी प्रकार की कोई भी जॉब नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, सभी को समान अवसर मिलेगा। और अनुच्छेद 17 में क्या है बेटा, छुआछूत की समाप्ति की गई है। तो बेटा किसमें की गया है, अनुच्छेद आर्टिकल 17 में। बेटा 14 से लेकर बेटा समानता का अधिकार आर्टिकल 14 टू 18 तक क्या है बेटा, हमारा समानता का अधिकार है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, समानता का अधिकार होगा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय उसे किस आदेश के द्वारा पद पर कार्य करने से रोक सकता है? बेटा आपको पता होना चाहिए बेटा, आपातकाल के टाइम पे एक व्यक्ति थे जो कहते किसी संवैधानिक पद पे नहीं थे पर शक्ति का प्रयोग कर रहे थे। तो बेटा बाद में शाह आयोग बनता है। बेटा ये 12वीं का टॉपिक है, आपको डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। बस इतना जान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति के पास शक्ति नहीं है और वो कार्य कर रहा है तो बेटा सुप्रीम कोर्ट क्या है, रिट के द्वारा क्या है बेटा, उसके ऊपर अंकुश लगा सकती है। निषेध अधिकार, निषेध अधिकार का मतलब है किस अधिकार से, किसके आदेश से आपने काम किया। बेटा बस इस बच्चे ने एक ही क्वेश्चन छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 को आप समझते हैं। 1984 के लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने 543 में 415 सीटें जीती। बेटा कितनी सीटें जीती, 415। ये बोल रहा है बेटा 543 का 415 90% होगा। बेटा आप जब निकालोगे 543 का 415% तो ये 90% नहीं आएगा। तो बेटा अभिकथन तो सही है पर कारण गलत है। ठीक है बेटा। भारतीय संविधान कैसे बना? बेटा भारतीय संविधान कैसे बना, संविधान सभा के द्वारा बना। ये बेटा पीछे आपका आंसर लिखा हुआ है इसका, अगर आप एसएस लेना चाहें तो आप एसएस ले सकते हैं। और बेटा देखो इस लड़की ने खंड ए करके पूरे 1 नंबर के सारे क्वेश्चन करे, और फिर इस बच्चे ने क्या बेटा खंड बी लिखा।
और 2 अंक वाले सारे सारे प्रश्न किए थे। ये रहा भारतीय संविधान, एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। बेटा इसी प्रकार से आपको ऐसे लिखना है कि आपको पेपर वाला जो चेक करने वाला है वो आपको मजबूर हो जाए कि आपको नंबर देने से वो क्या है बेटा कटाई ना कर सके और स्मूथली क्या है बेटा चेक करता चला जाए। बेटा क्वेश्चन अगला, मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों से कैसे भिन्न है? बेटा जो मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों से कैसे भिन्न है? मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों से इसलिए भिन्न है क्योंकि वह संविधान द्वारा संरक्षित होते हैं। बेटा जो अन्य अधिकार है वो संविधान द्वारा संरक्षित नहीं है। तात्पर्य क्या है? बेटा तात्पर्य ये, इसका अर्थ ये है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप बेटा क्या है रीट के द्वारा अपने अधिकारों की मांग कर सकते हो। बेटा संविधान के अंदर एक आर्टिकल है 32 जिसके द्वारा क्या है बेटा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर बेटा आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बेटा कौन कौन से आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 32 के द्वारा आप कहा जा सकते हैं बेटा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है बेटा, जो आपके मौलिक अधिकार है बेटा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही आपको दिलवा सकते हैं। तो बेटा हाई कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है बेटा 226 है। कौन सा है बेटा 226, 226 अनुच्छेद के द्वारा हाई कोर्ट भी क्या है बेटा आपके मौलिक अधिकार आपको प्राप्त करवा सकती है। तो बेटा आपकी परीक्षा में आ सकता है सिर्फ मौलिक अधिकार प्राप्त करवाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही है? जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। बेटा प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है? बेटा प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन में भाग लेकर निर्णय लेती है। मतलब बेटा कोई भी काम हो रहा है यहाँ पर जनता समक्ष प्रस्तुत होगी और अपने राय व्यक्त करेगी और वोटिंग करेगी। बेटा आज के समय में क्या किसी के पास इतना समय है कि हर निर्णय के लिए जनता एकत्रित हो सके? जी नहीं। तो बेटा इसीलिए क्या है बेटा आज के समय में क्या है प्रतिनिधि लोकतंत्र है। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वो प्रतिनिधि क्या है बेटा देश की बागडोर संभालती है। तो बेटा ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाली धारणा थी ये कहा थी बेटा ग्रीस में थी। कहा थी बेटा ग्रीस में, जिसे यूनान भी कहा जाता है। बेटा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बेटा भारत के अंदर है और अमेरिका के अंदर भी इसी प्रकार का लोकतंत्र है। बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन है, कार्यपालिका के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। बेटा कार्यपालिका के 2 प्रमुख कार्य क्या है? कार्यपालिका गिलक्राइस्ट के अनुसार कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में जनता की इच्छा को प्रकट करके इच्छा को लागू करती है। मतलब कार्यपालिका का कार्य क्या है? बेटा जनता की इच्छा को कानूनी रूप में लागू करना। जनता की इच्छा को कानूनी रूप में लागू करना इसका काम है बेटा कार्यपालिका। बेटा तो कार्यपालिका समझ में आई? कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो जनता की इच्छा को कानून के रूप में क्या करती है? लागू करती है। बेटा इसके 2 कार्य क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन है तो बेटा इसके कार्य बचे कानून लागू करना, बेटा प्रशासन चलाना। देश का संपूर्ण प्रशासन बेटा कौन चलाती है? कार्यपालिका। बेटा कार्यपालिका में आते कौन है? जितने भी हमारे नेतागण होते हैं बेटा ये कार्यपालिका में आते हैं। अब बेटा क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। विधेयकों को स्वीकृति देने के संबंध में, यहाँ बेटा क्वेश्चन देख लो पहले। विधेयकों को स्वीकृति देने के संबंध में राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा नहीं है। वाक्य का समर्थन 1986 के पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक के वर्णन से कीजिए। मतलब 1986 में क्या है बेटा पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक आया था और जिसपे बेटा उस समय क्या थे जो वर्तमान उस समय राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या है बेटा उसको स्टे कर लिया था, मतलब उसको रोक लिया था, स्वीकृति नहीं दी थी। बेटा उस समय राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन ने क्या करा बेटा उसको, सॉरी बेटा ज्ञानी जेल सिंह थे। कौन थे बेटा? ज्ञानी जेल सिंह थे। बेटा उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह।
तो इन्होंने करा क्या बेटा, राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है बेटा, अगर उसको किसी विधेयक पर स्वीकृति नहीं देनी तो उसको अपने पास रख लेता है जब तक उसका मन चाहे। इसीलिए बेटा उसको क्या कहते हैं, पॉकेट विटो कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉकेट विटो। डाक संशोधन विधेयक पे इन्होंने इसी प्रकार से किया था बेटा। इन्होंने क्या बेटा, उसको ना तो मना किया और ना ही बेटा अस्वीकृत किया, उसको अपने पास ही रख लिया। तो इसे कहते हैं बेटा पॉकेट विटो। राष्ट्रपति को संसद पर पारित विधेयक पर स्वीकृति देने या पूर्ण विचार के लिए लौटाने की समय सीमा नहीं है, वो जब तक चाहे अपने पास रख सकती है। भारत के अंदर द्विसदनात्मक सदन को क्यों अपनाया गया, दो सदन क्यों अपनाए गए बेटा, आप खुद बताओ बेटा, दो सदन क्यों अपनाए गए थे बेटा। लास्ट जब मैंने विधायी का चैप्टर पढ़ाया उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि बेटा भारत के अंदर दो सदन क्यों अपनाए गए थे। बेटा अगर 2 नंबर का है तो आप ज्यादा नहीं लिखना, हेडिंग के साथ लिखना चाहो तो हेडिंग के साथ लिख सकते हो, वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। बेटा 2 अंक से बढ़िया बढ़िया 4 अंक, ये बेटा बात किसने की थी, ब्लंट शाली ने कही थी। और बेटा एक परंपरा चलती हुई आ रही थी बेटा, लाखों सॉरी कम से कम बेटा 200 सालों तक क्या हम ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, 200 सालों तक लगभग क्या हम ब्रिटेन के गुलाम रहे थे। तो बेटा वहां पर द्विसदनीय परंपरा थी, तो उसी को क्या है बेटा हमने अपनाया। और बेटा समय की बचत, बेटा समय की क्या होगी, बचत होगी। बेटा लोकसभा जल्दीबाजी में कानून को पास कर देगी और फिर बेटा राज्यसभा क्या उसके ऊपर मद्देनजर रख के कोई भी चीज में कमी होगी उसको दोबारा क्या पूर्ण विचार के लिए लौटा देगी, इससे क्या बेटा समय की बचत होगी। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन प्रथम सदन की निरपेक्षता पर अंकुश लगाने का कार्य करता है। निरपेक्षता का मतलब क्या, अगर बेटा एक ही सदन होता, लोकसभा ही होती, तो बेटा उसने बनाया कानून लागू कर दिया, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तो बेटा निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए बेटा दो सदन बनाए गए ताकि कोई एक सदन क्या है किसी प्रकार से गलत कानूनों को पारित ना करे। बेटा खंड सी, बेटा अब हम पढ़ेंगे खंड सी के बारे में। 4 नंबर वाले जितने भी उत्तर है सारे के सारे वो करेंगे। बेटा 4 नंबर का पहला क्वेश्चन, संविधान के 4 कार्य लिखिए। बेटा संविधान के कितने कार्य लिखने हैं, आपको 4 कार्य लिखने हैं। तो बेटा ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको करवा रखा था और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर क्या है बेटा आपके एग्जाम में आया भी है। बेटा क्या है बेटा, संविधान के 4 कार्य लिखिए। बेटा कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए कि संविधान की विशेषता बताओ, संविधान की आवश्यकताएं बताओ, संविधान के स्रोत बताओ या संविधान के कार्य बताओ, तो बेटा सबसे पहले क्या है बेटा आप उसकी परिभाषा लिखो। क्या लिखो बेटा, उसकी परिभाषा लिखो। संविधान है क्या बेटा, संविधान है क्या। गिलक्राइस्ट के अनुसार संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। बेटा गिलक्राइस्ट ने क्या कहा था बेटा, संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। समाज में समन्वय, बेटा समाज के अंदर विभिन्न वर्ग होते हैं उनके बीच में तालमेल बिठाने का कार्य बेटा किसका होता है बेटा, संविधान का होता है। न्यायपूर्ण समाज, बेटा समाज में सभी वर्गों के लोगों को क्या मिले, न्याय मिले और उचित न्याय मिले, इसका कार्य करना भी इसका बेटा संविधान का है। शक्तियों का विभाजन, बेटा सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इनके कार्य क्षेत्र क्या रहेंगे और एक दूसरे कार्य में हस्तक्षेप ना करें, इस चीज का क्या है बेटा ध्यान रखा गया संविधान के अंदर और उनकी शक्तियों का उल्लेख किया गया संविधान के अंदर, जिससे क्या है बेटा कार्य अच्छी तरह से हो सके। सरकार पर अंकुश, बेटा सरकार का कैसे गठन होगा और सरकार की क्या शक्ति होगी क्या शक्ति नहीं होगी और क्या कार्य कर सकती है क्या कार्य नहीं कर सकती, ये सब क्या बेटा संविधान के अंदर उल्लेखित है। तो बेटा 4 नंबर में 4 नंबर क्वेश्चन आपको एक पेज के अंदर लिखना है कि जो चैकर है वो आपको 4 नंबर आपको दे सके। आपने डेफिनेशन लिख दी, डेफिनेशन के बाद 4 पॉइंट लिख दिए और साथ के साथ क्या बेटा आप कंक्लूजन लिखना ना भूले, आप निष्कर्ष लिख दोगे। बेटा निष्कर्ष होता क्या है बेटा, जो आपने 4 पॉइंट लिखे उन्हीं के बारे में कुछ लिख दो। जैसे बेटा संविधान किसी भी देश के संचालन के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है, ये केवल नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य को निर्धारित करता है बल्कि समाज में समानता, न्याय और समता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बेटा ये 4 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और बेटा दूसरा क्वेश्चन 4 नंबर का क्या है आपका, सर्वाधिक
वोट पाने वाले की जीत और समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में कोई 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन बेटा रिपीट होने के अत्यंत चांस है कि आपके इस बार भी क्या है मिड टर्म में क्वेश्चन आ सकता है। 100% चांस है कि बेटा ये क्वेश्चन आपके में दोबारा आ सकता है। चलिए बेटा कर लेते हैं आपको कैसे लिखना है। जैसे बेटा देखो इस बच्चे ने लिखा और आप इस बच्चे को 4 में से 4 नंबर मिले थे। बेटा पूरी तरह से आपको प्रेजेंटेशन अपनी नीट अच्छी देनी है और नीट एंड क्लीन पेपर करना है। कहीं से भी बेटा पेपर क्या है बेटा मुड़ा हुआ ना हो, दाग धब्बे ना लगे। सर्वाधिक वोट पाने वाली जीत इसे बेटा प्रथम खंबा पाठ प्रणाली भी कहते हैं। ये देश के छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटता है। यहाँ पर क्या है जो जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है उस क्षेत्र को क्या है छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। और बेटा यहाँ क्या होता है इसमें पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर बेटा देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। जैसे बेटा लोकसभा के अंदर 543 क्या है बेटा निर्वाचन क्षेत्र में भारत को बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। बेटा हर पार्टी क्या अपने उम्मीदवार को खड़ा करती है और जनता क्या है उनमें से अपने प्रतिनिधि का चयन करती है। तो और यहाँ पर क्या है एक से अधिक प्रतिनिधियों को चुना जाता है, मतलब एक से अधिक प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये मेरी सेकंड प्रेफरेंस है, ये मेरी थर्ड प्रेफरेंस है। यहाँ पे क्या है बेटा प्रेफरेंस देनी होती है। मतदाता उम्मीदवार को वोट देता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा जो मतदाता है जो भी 18 साल की आयु के है या उसके ऊपर की आयु के बेटा उनको वोट देने का अधिकार होता है। उन्हें क्या कहते हैं मतदाता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा मतदाता। तो बेटा मतदाता उम्मीदवार को वोट देता है और यहाँ पे मतदाता किसको वोट देता है बेटा पार्टी को वोट देता है। किसको वोट देता है बेटा पार्टी को। मतदाता उम्मीदवार से भली भांति परिचित होता है। यहाँ पर मतदाता क्या है बेटा उम्मीदवार से भली भांति परिचित होता है। और बेटा यहाँ पर पार्टी ने डिसाइड नहीं किया आपके एरिया से कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, तो बेटा इसीलिए बेटा यहाँ पर क्या है बेटा मतदाता उम्मीदवार से भली भांति परिचित नहीं होता। तो बेटा ये था क्वेश्चन सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अंतर। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था बेटा। आप ऐसे लिखिएगा कि आपको 4 में से 4 अंक मिल जाए। अब अगला क्वेश्चन क्या है बेटा। अब बेटा इनमें से आपको जो सा क्वेश्चन आपको अथवा में दे रखा है आपको जो क्वेश्चन आता हो आप वो कर सकते हो। भारत को 1919 और 1935 के अधीन नियमों अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का अनुभव हो चुका था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने संसदीय कार्यपालिका को चुना। संसदीय कार्यपालिका की कोई 4 विशेषताएं बताओ। जहां पे बेटा संसद के द्वारा क्या है बेटा कार्य किया जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा संसदीय कार्यपालिका कहते हैं। चलिए बेटा कैसे इस क्वेश्चन को लिखा है बच्ची ने, चलिए एक बार देखते हैं और आप भी इसी प्रकार से लिखिएगा आपको भी पूरे पूरे मार्क्स मिले। भारत में संसदीय प्रणाली का विकास 1919 और 1935 के अधिनियमों से हुआ। इन्हीं से भारत में संसदीय कार्यपालिका की विशेषताओं का उन्मुख प्राप्त हुआ। संसदीय कार्यपालिका की विशेषता विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। बेटा जो कार्यपालिका होगी संसदीय वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी बेटा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। कार्यपालिका प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। बेटा कार्यपालिका में कौन आएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल आएगा। विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और उसे अपने कार्यों का उत्तर देना पड़ता है। जो भी बेटा कार्य करेंगे इन्हें विधायिका के समक्ष क्या है बेटा अपने जवाब प्रस्तुत करने होते हैं। कार्यपालिका और विविधता की निकट विधायिका की निकटता। मंत्रिपरिषद के सदस्य स्वयं भी विधायिका के सदस्य होते हैं जिससे दोनों अंगों में घनिष्ठ संबंध होता है। जो बेटा कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वही बेटा विधायिका के भी सदस्य होते हैं। इसलिए बेटा इनके बीच में क्या संबंध होता है घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका कार्यकाल। कार्यपालिका कार्यकाल विधायिका के विश्वास पर निर्भर रहता है। अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर कार्यपालिका को त्याग पत्र देना पड़ता है। अगर बेटा विधायिका में क्या है बेटा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो क्या है बेटा त्याग पत्र देना पड़ता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का मतलब क्या है बेटा कि बेटे एक टीम की तरह ही काम करते हैं। एक की गलती मतलब सबकी गलती। तो बेटा
सामूहिक उत्तरदायित्व। जैसे बेटा बीजेपी पार्टी के द्वारा एक भी नेता के द्वारा कोई गलती होती है, मान लीजिए प्रधानमंत्री का गलती है, तो बेटा पूरी पार्टी को क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। मतलब बेटा प्रधानमंत्री क्या होता है बेटा, धुरी होता है मंत्रिमंडल की, अब उसका त्याग पत्र मतलब संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्याग पत्र माना जाता है। और बेटा निष्कर्ष लिखना ना भूलें। बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा सरकार के 3 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग संसद है। बेटा आपको संसद के कार्य बताने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। बार बार क्या मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, आपको मैं बता देता हूँ कि संसद के कार्य बताने हैं, विधायिका के कार्य बताने हैं। सरकार के 3 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग संसद है। संसद राज्य की इच्छा को कानून के रूप में व्यक्त करती है, इसके निम्नलिखित कार्य है। बेटा विधायिका काम क्या है, जनता की इच्छा को कानूनी रूप में बदलना, जनता की इच्छा को कानूनी रूप में बदलना बेटा किसका कार्य है, बेटा विधायिका का कार्य है। विधि निर्माता, बेटा जो विधायिका है हमारी वो कौन है, बेटा विधि निर्माता है। कानून बनाने का कार्य बेटा किसका है, बेटा विधायिका का है। और हमारी विधायिका का नाम क्या है बेटा, लोकसभा और राज्यसभा। कार्यपालिका पर नियंत्रण, बेटा जो विधायिका है वो क्या है बेटा, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। प्रश्न पूछकर, अविश्वास प्रस्ताव लगाकर, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाकर इत्यादि से क्या है बेटा, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। बजट पारित करता, देश का बजट संसद द्वारा पारित किया जाता है। कार्यपालिका बिना संसद के 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। और बेटा संवैधानिक संशोधन, आर्टिकल 368 में कहा गया बेटा संसद क्या है बेटा, संशोधन कर सकती है। संसद मतलब विधायिका क्या है, संविधान में संशोधन कर सकती है। कौन से आर्टिकल के द्वारा, अनुच्छेद 368 के द्वारा। कौन से अनुच्छेद के द्वारा, 368 के द्वारा। चुनाव संबंधी कार्य, बेटा अभी हाल ही में क्या है बेटा, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए और इसमें क्या है बेटा, किसकी विजय हुई बेटा, सीपी राधाकृष्णन। किसकी बेटा, सीपी राधाकृष्णन। और आप बोल लो भैया चुनाव हुए पता भी लगा, वोट देने तो गए नहीं हमारे माता पिता, तो बेटा यहाँ पर हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं बेटा, मतदान करते हैं। मतलब बेटा विधायिका भी क्या है बेटा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी लेती है। बेटा अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हमारे भारत के, सीपी राधाकृष्णन। और बेटा निष्कर्ष लिखना ना भूले। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में न्यायपालिका की पिरामिड संरचना के सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय आता है। बेटा यहाँ पर 4 नंबर में पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां बताओ पिरामिड के आधार पे, तो आपको बेटा पता होनी चाहिए। चलिए बेटा यहाँ पे मैं आ देता हूँ पिरामिड, फिर मैं इरेज कर दूंगा। बेटा सबसे नीचे आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कौन सा आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर हमारा आता है हाई कोर्ट, फिर हमारा एपेक्स कोर्ट आता है जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो बेटा ये पिरामिड है, आप पिरामिड अच्छे से बना सकते हो। और पिरामिड बनाने के बाद क्या है बेटा, आप वर्णन कर सकते हो कि सर्वोच्च न्यायालय की क्या शक्ति है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण, बेटा आपको पता है बेटा आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट रीट के जरिए, किसके जरिए बेटा, रीट के जरिए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को उपलब्ध करवा सकता है। तो बेटा मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है बेटा, सुप्रीम कोर्ट है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अपीलीय क्षेत्र अधिकार, बेटा हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि ये केस, ये जो मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट में सुनने लायक है, तो वो मुकदमा का है बेटा सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। तो ये बेटा सुप्रीम कोर्ट का कैसा क्षेत्र अधिकार है, अपीलीय क्षेत्र अधिकार। राज्यों के बीच विवाद, अगर बेटा 2 राज्यों के बीच में विवाद है, मान लीजिए बेटा हरियाणा और पंजाब के बीच में विवाद है, यूपी और बिहार के बीच में विवाद है, तो बेटा ये कोई 2 राज्यों के बीच का विवाद है, तो बेटा किसी हाई कोर्ट में जाएगा, ये विषय सीधा बेटा किस में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। किस में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। फौजदारी मुकदमों से में अपील, कई प्रकार के फौजदारी मुकदमे भी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अगर बेटा आपको हाई कोर्ट का डिसीजन अच्छा नहीं लगा तो आप बेटा अपील कर सकते हो, कहां बेटा, सुप्रीम कोर्ट में। मुकदमे का हस्तांतरण, सर्वोच्च न्यायालय शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से किसी मुकदमे को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेज सकती है। बेटा सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो मुकदमे को क्या कर सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, ताकि क्या है बेटा जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके।
और बेटा निष्कर्ष लिखना ना भूले, ठीक है बेटा। अगर बेटा आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है कैसे बच्चे ने लिखा है तो आप खाली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको फोन नंबर दिया गया है, आप उस पर कमेंट आप कांटेक्ट करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और आप चाहते हो आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड हो जाए तो आपको वो भी प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए बेटा एक बार एक पैराग्राफ लगा दूंगा। बेटा पैराग्राफ पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं थी। यहाँ क्या पूछा बेटा, संविधान सभा के कामकाज की शैली किस प्रकार थी? बेटा अलगाववादी होगी? नहीं बेटा। आप क्या हो बेटा, पहले क्वेश्चन पढ़ना, पैराग्राफ पढ़ने की ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या पढ़ना बेटा, क्वेश्चन पढ़ना। सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या है बेटा, फिर आप पैराग्राफ पढ़ना। आपको जल्द से जल्द आपको आंसर मिल जाएंगे। अब बेटा देखो, संविधान सभा के कामकाज की शैली कैसी थी? वर्चस्ववादी, मतलब बेटा एक पार्टी या एक वर्ग का दबदबा था संविधान पे? नहीं बेटा। अलगाववादी? जी नहीं। सामंतवादी? नहीं बेटा। कैसी थी बेटा? लोकतांत्रिक। पहले का आंसर क्या है बेटा, लोकतांत्रिक थी। अब बेटा इसी का अगला क्वेश्चन करते हैं। बेटा दिख रहा है? एक बार बता दीजिए बेटा, दिख रहा है? अब दिख रहा है बेटा? बेटा क्वेश्चन क्या है बेटा, संविधान की लोकप्रियता का आधार क्या था? बेटा ये क्वेश्चन भी क्या है, आप बेटा खुद कर सकते थे कि भाई उसका लोकप्रियता का आधार, मतलब संविधान सभा लोकप्रिय होगी तो क्यों होगी? बेटा देखो यहीं पे मिल गया, देखो आंसर। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ से छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रियता का सत्ता का आधार था। यहाँ के पूछे बेटा, संविधान सभा की लोकप्रियता का आधार था जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी भी सभा के लिए वांछनीय उसे समाज के विभिन्न वर्ग, क्या बेटा समाज के विभिन्न वर्ग, तो बेटा सार्वजनिक विश्वसनीयता, समाज के विभिन्न वर्ग मतलब हर वर्ग का क्या लिया गया था बेटा, विचार लिया गया था। तो बेटा सभी की क्या थी बेटा, उस पर विश्वास था। संविधान सभा में किन वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रही थी? केवल कुछ वर्गों का। बेटा ज्यादातर में बेटा केवल आ जाया करना, तो आप ऐसे एलिमेंट कर दिया करो कि मैक्सिमम केस में क्या बेटा केवल वाले ठीक नहीं होते। समाज के किसी भी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही थी भाई, तो वो किसका प्रतिनिधित्व कर रही थी? केवल 565 रियासतों का? नहीं भैया, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान सभा में सदस्यों के बीच मतभेद किस प्रकार से हल की जाती थी? बेटा किस प्रकार की आते थे? विचार विमर्श के द्वारा। किसके द्वारा? विचार विमर्श द्वारा। तो बेटा इस प्रकार से आपको इसके आंसर करने थे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा 4 नंबर का प्रश्न है मैप वाला, जिसके अंदर क्या आपको नीचे भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में 4D संज्ञानात्मक विधायिका वाले राज्यों के नाम ABC द्वारा चिन्हित किए गए हैं। इनको पहचान कर उनके उत्तर को निम्नलिखित दी गई तालिका के अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। चलिए बेटा पहले जान लेते हैं किन किन राज्यों में क्या है दी संज्ञानात्मक व्यवस्था है, जहां पे बेटा विधान परिषद और विधायिका है। चलिए बेटा इसकी ट्रिक बता रखी है मैंने बेटा, तू भी एमए कर। टी से तेलंगाना, यू से यूपी, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, ए से आंध्र प्रदेश, के आर से कर्नाटक। तो बेटा कितने देश कितने राज्य हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 और 6। तो बेटा आप खुद बेटा मैप क्या है बेटा, पॉलिटिकल साइंस के मैप में आप गलती मत करना कि आप मैप फाड़ कर अटैच कर दो। बेटा पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आपको मैप फाड़ कर अटैच नहीं करना होता। मैप पे जो जगह डिनोट की होती है
उसको पहचान कर अपनी आंसर शीट में आपको लिखना होता है। सेम टू सेम आपको ये बॉक्स बनाना होता है बेटा। जैसे बेटा पहला संबंधित अक्षर क्या ए है, तो यहाँ पे क्या लिख देना, आप ए लिख देना। अब बेटा ए जो है बेटा ये कौन सा राज्य है, बेटा आपको पता चला ये समुद्र के किनारे है, और बेटा मैरीना बीच भी है यहाँ पर। तो बेटा कौन सा है बेटा, महाराष्ट्र। क्या है बेटा, बी। बी क्या है बेटा, यूपी। बेटा सी। सी क्या है बेटा, ये भारत का सबसे नया राज्य बना है और इसका नाम क्या बेटा, तेलंगाना। तो यहाँ पे क्या लिखना होता है आपको बेटा, सी, और यहाँ पे क्या लिख देना, तेलंगाना। और लास्ट वाला क्या है बेटा, आपको इन 6 नाम में से बता दो बेटा। तो बेटा बिहार, बिहार आपको बताइए है, तो बेटा बिहार तो एलिमिनेट हो गया। तेलंगाना हो चुका है, यूपी हो चुका है बेटा, और आपका कर्नाटक क्या है बेटा, ये कर्नाटक है। डी क्या है बेटा, आपका कर्नाटक है। आपको इस हिसाब से क्या है बेटा, मैप को करना था। ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी तेलंगाना, डी कर्नाटक। आपको बेटा इस तरह से क्या है बेटा, परीक्षा के अंदर मैप वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपको 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे। और बेटा 101% श्योरिटी है मेरी कि बेटा यही क्वेश्चन क्या है, हमेशा रिपीट होता हुआ आ रहा है, और आपके पेपर में भी रिपीट हो सकता है मैप से रिलेटेबल। इसको करके जाइए बेटा, 4 नंबर अपने पक्के करके जाइए। चलिए बेटा ये वाली कार्टून दिखा देता हूं आपको। एक मिनट बेटा, बस क्वेश्चन पेपर उठा दूं मैं, एक मिनट देख लिया क्वेश्चन पेपर। चलिए बेटा इसको बड़ा कर देते हैं। दिख रहा है बेटा, बेटा ये कार्टून वाले क्वेश्चन में क्या है बेटा, 4 नंबर के आ सकते हैं बेटा। तो उपयुक्त कार्टून में हाथी को किसका प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया गया है। बेटा उपयुक्त कार्टून में हाथी को किसका प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया गया है। बेटा देखो हाथी के ऊपर क्या लिखा है, एडल्ट वोट। क्या लिखा है बेटा, एडल्ट वोट। तो बेटा हाथी किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है बेटा, बेशक मताधिकारों का। बेटा प्रथम आम चुनाव में क्या थी बेटा, अनियंत्रित मतदाताओं की भीड़ थी। जिसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है बेटा, हाथी हमारा साथी। उपयुक्त कार्टून में किस उपयुक्त कार्टून में हाथी की पूंछ खींचने वाले नेता का नाम बताइए। बेटा हाथी की पूंछ कौन खींच रहे हैं, बेटा देखो ये टोपी पहनते थे बेटा सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू। तो बेटा कौन है बेटा, ये जवाहरलाल नेहरू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को स्पष्ट कीजिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है बेटा, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार से तात्पर्य है जो भी भारत का नागरिक 18 या 18 वर्ष से ऊपर की आयु का है, उसे बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसे क्या कहते हैं बेटा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। बेटा परीक्षा के अंदर ये कार्टून भी आने की संभावना है। तो बेटा 4 नंबर आपके कार्टून के पक्के हो सकते हैं। उपयुक्त कार्टून में हाथी एडल्ट वोट का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया गया है, जो कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रतीक है। कार्टून में हाथी की पूंछ खींचने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि किसी भी नागरिक को जो एक निश्चित आयु अर्थात 18 प्राप्त कर चुका हो, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा या संपत्ति के आधार पर भेदभाव के वोट डालने का अधिकार
प्राप्त है उसे क्या कहते हैं, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार कहते हैं। पीछे पे लगा लेते बेटा क्वेश्चन पेपर। बेटा ये 6 नंबर के क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझिएगा। भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? कोई भी 3 देशों का वर्णन करते हो आप स्पष्ट कर देते कि इस आधार पे क्या है, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं। आप ब्रिटेन, अमेरिका और आयरलैंड के देशों का उदाहरण ले सकते थे। चलिए बेटा क्वेश्चन को करते हैं। संविधान निर्माताओं ने खुले दिल से दूसरे देशों से संविधान के गुणों को शामिल किया और इसी कारण भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। भारतीय संविधान के स्रोत निम्नलिखित है। बेटा भारतीय संविधान, जो बेटा भारतीय संविधान निर्माता थे, संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, उन्होंने बेटा अन्य देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन के बाद क्या है बेटा, जो जो चीजें अच्छी थी, जो जो बातें अच्छी थी, उसे क्या है बिना झिझक के क्या अपने देश के संविधान में सम्मिलित कर लिया। तो बेटा क्या क्या चीज ली थी बेटा, ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया था बेटा, राष्ट्रपति पद की व्यवस्था, शक्तिशाली निम्न सदन, बेटा संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जैसे बेटा ब्रिटेन के अंदर हाउस ऑफ कॉमन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक उसी प्रकार से भारत के अंदर भी क्या है बेटा, लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। और अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया बेटा, मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया बेटा हमने, उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था ली। और अभी बेटा अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने बेटा, सीपी राधाकृष्णन। कौन बने हैं, सीपी राधाकृष्णन। न्यायिक पुनरावलोकन, बेटा न्यायिक पुनरावलोकन क्या है बेटा, संसद द्वारा बनाए गए कानून अगर संविधान की अवहेलना करते हैं तो बेटा न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को क्या है बेटा, निषेध या खत्म कर सकता है। इसे क्या कहते हैं बेटा, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। बेटा कनाडा के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई है, संघ की व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति, ये सब बेटा हमने कहां से लिया बेटा, कनाडा के संविधान से लिया। शक्तियों का विभाजन, बेटा सरकार के अंगों के बीच में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और बेटा 3 सूचियों के अंदर क्या है बेटा, शक्तियों का विभाजन किया गया है। ये व्यवस्था हमने कहां से ली बेटा, कनाडा से ली। राज्यपाल की नियुक्ति, हर राज्य का एक राज्यपाल होता है, ये व्यवस्था भी हमने कहां से ली बेटा, जो कि बेटा केंद्र का क्या होता है, एजेंट के रूप में कार्य करता है। ये व्यवस्था भी हमने कहां से ली थी बेटा, कनाडा से ली थी। ऑस्ट्रेलियन संविधान से क्या लिया बेटा, संवर्ती सूची हमने कहां से लिया बेटा, ऑस्ट्रेलियन संविधान से लिया है। और प्रस्तावना की भाषा भी हमने यहीं से ली है। बेटा फ्रांस का संविधान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, बेटा फ्रांस से हमने क्या चीज लिया बेटा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब क्या है बेटा, भाईचारा। ये बेटा 3 सिद्धांत हमने कहां से लिए बेटा, फ्रांस से लिए है। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया बेटा, आपातकालीन शक्तियों के प्रावधान लिया है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया बेटा हमने, डीपीएफपी। हमने क्या लिया बेटा, डीपीएफपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और बेटा निष्कर्ष लिखना ना भूले। बेटा 3 देश बोले थे, आपने 4 देश का वर्णन कर दो ताकि आपको अच्छे से क्या है मार्क्स मिल सके। और बेटा परीक्षा को आप इसी प्रकार से लेके हेडिंग के साथ और साथ के साथ उसके एक एक पॉइंट को डिफाइन कर दीजिए, जिससे क्या आपके अच्छे मार्क्स मिल सके और चेकर को क्या है पेपर चेक करने में आसानी हो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा 6 नंबर में क्वेश्चन आया था, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताइए। सबसे पहले बेटा परिभाषा बता दो, क्या बता दो बेटा, परिभाषा।
मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए हैं, जिन्हें न्यायालय में लागू किया जा सकता है। अगर बेटा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में जाके इनकी मांग कर सकते हो। और डीपीएसपी तत्व में मार्गदर्शन सिद्धांत है जो सरकार को राज्य संचालन में सामाजिक व आर्थिक न्याय की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। बेटा जो नीति निर्देशक तत्व है ये राज्य के द्वारा दिए जाते हैं, अर्थात बेटा सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को दिए जाते हैं। ठीक है बेटा, हर राज्य सरकार अपने रहने वाले क्षेत्र में लोगों को क्या है बेटा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देती है, जिसे हम क्या है बेटा नीति निर्देशक तत्व की संज्ञा कह सकते हैं। बेटा मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं बेटा, हमने अमेरिका से लिए है। बेटा डीपीएसपी हमने कहां से लिए बेटा, आयरलैंड से लिया है। संविधान में स्थान भाग 3 में क्या है बेटा मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया अनुच्छेद 12 से 35 में। और डीपीएसपी का वर्णन कौन से अनुच्छेद से किया गया, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में बेटा किसका वर्णन किया गया, नीति निर्देशक तत्व। न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। बेटा आपको पता होना चाहिए बेटा इसको क्या है बेटा आप लागू करा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी इसको लागू कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है। बेटा कौन कौन से आर्टिकल है बेटा, इसका आर्टिकल है 32 और इसका आर्टिकल क्या है बेटा 226। पर बेटा न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकते। कौन लागू कराया जा सकते बेटा, नीति निर्देशक तत्व। प्राकृतिक अधिकार ये नागरिकों के मूल अधिकार है, ये राज्य के कर्तव्यों को दर्शाता है। बेटा नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के कर्तव्य को दर्शाता है। राज्य का मन है तो देगा, राज्य का मन है तो नहीं देगा। उद्देश्य ये नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करता है। जो बेटा मौलिक अधिकार है वो क्या है बेटा, नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करता है। और वहीं जो नीति निर्देशक तत्व है ये समाज में समानता, न्याय और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में क्या करता है बेटा, मदद करता है। ये नकारात्मक है। बेटा नकारात्मक का मतलब क्या है बेटा, ये क्यों नकारात्मक है बेटा, बेटा क्योंकि ये क्या है बेटा सरकार के कार्य में क्या है बेटा रोड़ा लाता है। रोड़ा लाने का मतलब क्या है बेटा, पत्थर लाता है, मतलब काम करने में क्या है बेटा अनबन लाता है। सरकार को बेटा जब कानून बनाती है तो बेटा उसको सरकार को ध्यान रखना पड़ता है किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना हो। तो बेटा इसी कारण बेटा मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं, नकारात्मक कहते हैं। और नीति निर्देशक तत्व क्या है बेटा, सकारात्मक है। क्योंकि बेटा ये राज्य बनाती है और राज्य अपने हिसाब से बनाती है, जब चाहे जब उसको वापस ले सकती है। इसीलिए बेटा ये राज्य की शक्ति में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, इसलिए क्या है बेटा सकारात्मक है। आप क्या बेटा उदाहरण लिख सकते हो बेटा इसके, आप एक आधा क्या बेटा उदाहरण लिख सकते हो। क्या क्या उदाहरण लिख सकते हो, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, और यहाँ पर क्या बेटा मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बेटा, समान नागरिक संहिता, पर्यावरण, ये क्या है बेटा कुछ हमारे मूलभूत नीति निर्देशक तत्व है। बेटा निष्कर्ष लिखना ना भूलें, ठीक है बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा क्वेश्चन है कि भारत की चुनाव प्रणाली में क्या समस्या है उसके उपाय बताओ। बेटा 6 नंबर में आया था बेटा। चलिए बेटा बात करते हैं। भारत की आजादी के समय साक्षरता दर बहुत कम थी, इसीलिए चुनाव प्रणाली को सरल रखा गया तथा लेकिन बदलते समय के साथ भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। तो बेटा क्या क्या सुधार करना चाहिए भारतीय चुनाव प्रणाली में, क्या क्या वो दीमक लग गए हैं जिन दीमक को हटाने के लिए सुधार करना अति आवश्यक है। सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए सुधार किए जाने चाहिए। बेटा अभी हाल ही में क्या है बेटा एक मुद्दा बड़ा उठ के आया था कि बेटा एक ही एड्रेस पे 80-80 लोग क्या थे बेटा वोटर रजिस्टर्ड थे। तो बेटा ऐसी चीजों को क्या है बेटा जांच की जानी चाहिए ताकि बेटा चुनाव क्या हो ठीक प्रकार से हो। और ईवीएम के अंदर भी क्या है बेटा धोखाधड़ी हो जाती है कि एक ही बार दो दो बार वोट दब जाते हैं। तो बेटा उस चीज के ऊपर भी क्या है बेटा ध्यान दिया जाना चाहिए। ईवीएम की टेक्नोलॉजी पे और ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य किया जाना चाहिए। चुनाव खर्च की सीमा, बेटा नेता जो लोग होते हैं बेटा चुनाव के समय बेटा पैसे ऐसे बहाते हैं जैसे कि पानी बह रहा हो।
तो वैसे बेटा इनके पास पैसे नहीं होते, पर चुनाव के समय क्या है बेटा, अंधा पैसा बहाते हैं चुनाव प्रचार में। बेटा किसी की मदद करने में नहीं पैसा बहाते, बेटा अपने नाम को दिखाने के लिए, अपने चुनाव चिन्ह को दिखाने के लिए बेटा बहुत सारे पेपर प्रिंट करवाते हैं, और वही पेपर क्या है बेटा इधर उधर पड़े होते हैं। तो बेटा जिससे क्या है बेटा प्रदूषण भी फैलता है। और स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर को जो 2014 को शुरू किया गया बेटा, उसकी क्या उड़ा देते हैं ये लोग, धज्जियां उड़ा देते हैं। जहां हम 2047 में बेटा स्वच्छता के मामले में क्या है बेटा पूरी तरह से स्वच्छ बनने वाले हैं, पर बेटा ऐसे स्वच्छ नहीं बन पाए। इसीलिए बेटा चुनाव के समय क्या है बेटा धन के खर्च पे क्या लगानी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। इस समय एक क्या बेटा राशि तय कर देनी चाहिए कि इससे ऊपर कोई भी पार्टी या कोई भी नेता धनराशि खर्च नहीं करेगा। मतदाता शिक्षा और जागरूकता, बेटा चुनाव के समय मतदाता को शिक्षित करो चुनाव के बारे में, कैसे वोट डाला, आपका ये मूलभूत अधिकार है, कैसे आप इसका यूज कर सकते हो। आपके पास वो शस्त्र है, आप अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकते हो, आप बेहतर हर तरह से आवाज माहौल पैदा कर सकते हो सिर्फ एक वोट से। बेटा एक वोट की कीमत सिखाओ तो आप क्या हो, सिर्फ जाओ वोट डालो, वोट डालना जरूरी है, पर वोट का महत्व भी सिखाओ। वही बात है बेटा, बांसुरी बांध दी पर बांसुरी बजाना नहीं सिखाया। तो बेटा सेम इसी प्रकार से क्या है बेटा, आप मतदान करा रहे हो तो मतदान का महत्व भी क्या है बेटा प्रचार प्रसार करवाया जाना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि, बेटा अधिकांश पार्टियों में क्या है बेटा आज भी पुरुष वर्चस्व है। बेटा ज्यादातर क्या है बेटा अधिकांश पार्टियों में क्या है बेटा पुरुषों की संख्या तादाद ज्यादा है। तो बेटा महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। बेटा जो 30% आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसको बेटा ठीक प्रकार से और महिलाओं की भागीदारी बेटा सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि आज नारीवाद ने क्या है बेटा हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा दिया है। चाहे खेल जगत हो, चाहे कोई सा भी जगत हो, आज महिलाएं ने क्या है बेटा अपने पंचम के द्वारा, अपने सशक्त कार्यों के द्वारा क्या है बेटा अपनी नारी शक्ति का क्या करा प्रदर्शन किया है, और चुनाव क्षेत्र में भी उनको बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए। अपराध मुक्त राजनीति, बेटा जो उम्मीदवार अपराधी है इनको बेटा टिकट नहीं देनी चाहिए। बेटा आप बेटा चोर को बोल रहे हो, जैसे बेटा बिल्ली को बोले दूध की रखवाली करो, तो बेटा बिल्ली तो दूध पिएगी ना। बेटा चोर डकैतों को देश सौंपोगे तो फिर बोलोगे डकैती होगी, तो बेटा डकैती तो होनी है ना। चुना किसने, हमने। और बेटा क्योंकि इनके लिए क्या है बेटा कोई भी चीज क्या है शिक्षा का एक लेवल डिसाइड नहीं है, और बेटा कोई भी अपराध हो इनको क्या है चुनाव में टिकट मिल जाती है। तो ऐसा किया जाना चाहिए बेटा जो चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले उम्मीदवार हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का केस नहीं होना चाहिए, वो अपनी छवि को बनाए रखे, और अगर गलती से उनके ऊपर कोई केस लग जाता है उसी समय उनके निर्वाचन क्षेत्र को रद्द कर देना चाहिए। एक सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही पता चल जाता है कि उन्होंने अपराध किया है। साइबर सुरक्षा में सुधार, डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। चुनावी प्रक्रियाओं और डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करना आवश्यक है। मतदाता मतदाता सूची में सुधार, बेटा देखो मतदाता सूची में क्या किया जाना चाहिए, सुधार किया जाना चाहिए। अभी आप देख लो मतदाता सूची जो वोटर लिस्ट जारी हुई और जो दिखाई गई है, तो बेटा उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो कृपया करके बेटा चुनाव आयोग से हमारी गुजारिश है कि आप क्या है बेटा सही प्रकार से ये चीजें करें। बेटा चुनाव आयोग से जब बात कही गई कि आप वीडियो जारी करो, तो चुनाव आयोग के जो ज्ञानेश कुमार जी है उनकी ये स्टेटमेंट आई कि हम अपनी महिलाओं की वीडियो कैसे जारी कर दे। तो बेटा एक जाने मानी हस्ती है सर है जिन्होंने एक बात बोली थी कि भैया वो वोट देने ईवीएम में गई है या ओयो की वीडियो मांग रहे हैं। तो बेटा इतनी बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने कही, तो महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है आपको वोट वीडियो दिखाने में, तो आपको क्या आपत्ति थी। और बेटा निष्कर्ष लिखना ना भूलें। भूमिका, बेटा अगला क्वेश्चन है बेटा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। बेटा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, बेटा ये क्वेश्चन न्यायपालिका से चैप्टर से, और इस चैप्टर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये मान लो पूरा चैप्टर इर्द गिर्द घूम रहा है, तो बेटा किसके घूम रहा है, सुप्रीम कोर्ट से। आप इस क्वेश्चन को कर दो बेटा, आपने ऑलमोस्ट मान लो चैप्टर पे अपनी पकड़ बना दी। ये क्वेश्चन क्या है बेटा बार बार रिपीट होता है। चलिए बेटा
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। बेटा सुप्रीम कोर्ट का क्या है बेटा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। बेटा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है बेटा, कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसे विषय जो सीधा क्या है बेटा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपको निचले अदालतों में जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बेटा दो राज्यों के बीच में विवाद है तो आपको हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, सीधा वो केस का है बेटा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर बेटा मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ कोई विवाद है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए बेटा सुप्रीम कोर्ट के इस क्षेत्र अधिकार को क्या कहा गया, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा गया। जैसे केंद्र बनाम राज्य, चुनाव का निर्णायक, अपीली क्षेत्राधिकार क्या है बेटा, जब बेटा हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि ये मुद्दा, ये केस सुप्रीम कोर्ट में सुनने लायक है, तो बेटा वो मुकदमा कहां चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। कभी कभी क्या है बेटा, सुप्रीम कोर्ट खुद भी अपने आप ट्रांसफर करवा लेता है। संवैधानिक अपील, बेटा संवैधानिक अपील, बेटा संविधान से जुड़ी हुई कोई बात उसके अंदर निहित है, कोई मुद्दा जुड़ा है संविधान का मूलभूत, तो वो कहां चला जाएगा बेटा, सीधा सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। दीवानी मुकदमे से अपील, संविधान के अनुसार ये व्यवस्था की गई है, उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि ये मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के सुनने योग्य है, किसी भी राशि का मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है। फौजदारी मुकदमों में अपील, निम्नलिखित कई प्रकार के फौजदारी मुकदमे में भी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। बेटा कौन कौन से फौजदारी मुकदमे, बेटा हाई कोर्ट ने क्या बेटा उसको मृत्यु दंड दे दिया हो तो बेटा ये बहुत बड़ी सजा होती है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है बेटा उसको अपने पास बुला लेगा। बेटा जिला कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया, हाई कोर्ट ने उसको क्या दे दी, फांसी दे दी, बुलाया एकदम ट्रायल के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कर ले बुला लिया जाएगा मुकदमा। तो ये बेटा बहुत टाइप के हैं, तो बेटा इन शॉर्ट में आप थोड़ा सा लिख दो ताकि आपको नंबर मिल जाए। सलाहकारी शक्तियां, राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है, माने या ना माने ये राष्ट्रपति का निजी निर्णय है। और बेटा निष्कर्ष लिखना ना भूले। और इसी के साथ क्या है बेटा, ये जो मिड टर्म लास्ट ईयर का जो पीवाईक्यू पेपर है आपको सोल्व कराया है, और आप चाहते हो बेटा इसके आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको लास्ट ईयर का जो आंसर शीट है आपको प्रोवाइड करा दी जाए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, या आप कमेंट सेक्शन में लेट्स ज्वाइन एनएस लिखिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, भैया ऐसे लिखना है पेपर कि आपको भी और आपके दोस्त को भी आउट ऑफ में से आउट ऑफ नंबर मिले। और ऐसी वीडियो के लिए क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें, एनएस कोचिंग सेंटर।